प्रदेश के लिए तीसरा चरण ब्लॉकबस्टर कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं हम इस समय जिस जगह पर हैं, ये भोपाल है, नहरों की नगरी भोपाल, संग्रहालयों का शहर भोपाल। भोपाल अपनी विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस शहर ने जिस तरह से संस्कृति और विरासत को सहेजा है, उसे भी दर्शाता है कि यहाँ के लोग जितने जागरूक हैं, राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं। तो जहाँ एक तरफ विरासत और संस्कृति है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक इतिहास में भी भोपाल और मध्य प्रदेश के लोगों ने कई नए ऐसे प्रयोगों को सिद्ध भी किया है और राजनीतिक पार्टियों को अच्छे नतीजे भी दिए हैं उन प्रयोगों के। मैं इस समय जहां हूं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बड़ा तालाब है। राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में इस तालाब को बनवाया था और ये तालाब भोपाल के लोगों के लिए जीवन रेखा की तरह से है। यहाँ के लोगों के लिए सैर सपाटे के लिए तो एक जगह है ही, जीवन का अहम हिस्सा है। साथ ही साथ भोपाल आने वाले लोगों के लिए एक बेहद अहम आकर्षण का केंद्र भी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की एक कहावत है कि 10 कोस में बाड़ी बदले 20 कोस में पानी, यानी कि सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता इस शहर, इस राज्य को बहुत अलग बनाती है। तीसरे चरण का चुनाव भी किस तरह से अलग होने जा रहा है, 9 सीटों पर क्या राजनीतिक टक्कर है और जनता के क्या है मुद्दे, ये हम बताएंगे, क्योंकि जनवाणी को लेकर हम पहुंच चुके हैं भोपाल। मेरे साथ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा मौजूद है, आम जन मौजूद हैं, विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं। उन सभी का जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें और स्वागत करें हमारे वृहद पैनल का भी जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जनता जब आपसे सवाल पूछेगी तो जवाब हम सीधे नेताओं से लेंगे। हम स्वागत करते हैं विश्वास सारंग जी का, कैबिनेट मंत्री मौजूदा सरकार में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग प्रमुख मुकेश नायक जी हैं। लंबा राजनीतिक इतिहास है, बड़ी बड़ी एक तरह से पदों पर रहे हैं वो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी हमारी जनवाणी में। और एक तरह से शहर और राज्य की नब्ज और तमाम ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियों ने किस किस तरह के स्टैंड समय समय पर लिए हैं, उसकी भी विवेचना होगी, उसकी भी पड़ताल होगी। उसके लिए वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से गिरिजा शंकर जी हमारे बीच में है, बहुत बहुत स्वागत है गिरिजा जी आपका भी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले विश्वास जी आप ही से, क्योंकि चुनौती बड़ी है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जिसको देखते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार की एक तरह से एक लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के साथ ये तमाम वो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को 2014-2019 में 29 सीटों में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता ने दी। तो ऐसे में चुनौती भी बढ़ जाती है। तो 24 में 10 साल के कामकाज के साथ, मोदी की गारंटी के साथ और साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी को कैसे कम करते हुए लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या चुनौतियां आपको दिखाई देती हैं? देखिए, चुनौती तो ना मध्य प्रदेश में है ना देश में है। आपने कहा कि पिछली बार हम 28 जीते थे, इस बार हम ताकत के साथ 29 की 29 जीतेंगे। मोदी जी ईवीएम मशीन फिक्स कर ली है। आएंगे मुकेश जी, आपके पास भी आएंगे। इसको इसीलिए कहावत कही गई थी कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा। जब हम जीत नहीं पाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, तो हमें ईवीएम याद आता है। ये कांग्रेस की परिपाटी है। और मुकेश भाई ने इंटरव्यू करके इस बहस का रुख क्या होगा इसको भी यहाँ पर प्रकट कर दिया है। और ये मुकेश भाई का ही कहना नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को यही ट्रेनिंग दी गई है। इनको ट्रेनिंग चुनाव के पहले क्या बयान देना है इसके लिए नहीं दी गई, चुनाव हारने के बाद क्या कुछ बोलना है वो उसकी ट्रेनिंग दी गई है। इसलिए चुनाव के रिजल्ट आने के पहले ईवीएम की बात करने लगे। देखिए, इस देश में, और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये दूरदर्शन एक बहुत बड़ा मंच है। मैं इस मंच पर ये एक बड़ा विषय छोड़कर जा रहा हूं। दुनिया के इतिहास में, दुनिया के एक बड़े लोकतंत्र में सकारात्मक चुनाव कैसे होता है, ये 2024 का चुनाव जो हम भारत देश का ही ये स्थापित करेगा। आपने बोला, मुझे आश्चर्य, पहली बार मैंने किसी चैनल में ये सुना है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। ये चुनाव यही इस बात का सबसे बड़ा, यहाँ पर मुझे लगता है पत्रकारिता से जुड़े हुए बहुत युवा बैठे हुए हैं।
मैं उनको भी कहना चाहता हूं ये पहला चुनाव है जहां एंटी कन्वेंसी नहीं है, प्रो कन्वेंसी है। और ये बहुत बड़ी बात है, किसी नेता जो 10 साल तक लगातार किसी देश में शासन करता है उसके प्रति इतना लगाव, ये शायद देश के लिए, देश ही नहीं दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम जैसे लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए एक बड़ा मार्ग प्रशस्त करता है कि यदि आप अच्छे से काम करते हो तो आप केवल किसी पद पर सुशोभित नहीं होते हो, आप अच्छा काम करते हो तो कुर्सी पर राज नहीं करते, जनता के दिलों में राज करते हो। और यही मोदी ने किया है। बिल्कुल सही। 10 साल में जब नरेंद्र मोदी 2014 में भ्रष्टाचार बड़ा मसला था, 2019 में विकास रहा, तो 2024 में 10 साल के कार्यकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड या फिर जनता के सामने वो क्या नए मुद्दे हैं आपके? नहीं, वही मैंने कहा ना, देखिए मोदी की गारंटी 2024 का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जिसको हमने मोदी की गारंटी कहा है, मोदी की गारंटी गरीब के कल्याण की, मोदी की गारंटी युवा के रोजगार की, मोदी की गारंटी महिला सशक्तिकरण की, मोदी की गारंटी गांव के विकास की, मोदी की गारंटी शहर के विकास की, मोदी की गारंटी विरासत से लेकर विकास की, मोदी की गारंटी इस देश को विश्व बंधु के रूप में स्थापित करने की, मोदी की गारंटी इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की, मोदी की गारंटी वो सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर या सांस्कृतिक मुद्दे जो कि हमारी पहचान है, हमारी मूल है, हमारी जड़ है, उसको पूरी तरह सहेज कर रखने की। इस देश के बहुसंख्यक समाज में जिस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट करके खासकर कांग्रेस ने इस देश में जो मुद्दे बहुसंख्यक के खिलाफ खड़े किए उन सबको ठीक करने की मोदी की गारंटी को लोगों ने स्वीकार किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रो कन्वेंसी चुनाव है, मोदी के प्रति लोगों का आकर्षण है। और मैं आपको और कहना चाहता हूं एक बात, लास्ट बात ये कहूंगा कि आप जो सही कांग्रेसी है ना, देखिए एक तो बचे नहीं, जो सही थे वहां बचे नहीं, सब आ गए भाजपा में। और जो बचे हैं मैं चैलेंज करता हूं उसमें से 50% भाजपा मोदी को वोट देंगे। मैं बिल्कुल चुनौती के साथ कह रहा हूं, छुपके देंगे, बताएंगे नहीं, पर जो देश से प्यार करते हैं मोदी के साथ। आप भी एक बात खुलेआम कर रहे हैं। मुकेश जी यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस का दारोमदार संभालते हैं। मुकेश जी कई सारी बातें कह गए सारंग जी, लेकिन जहां हम गारंटी की बात कर रहे हैं, 25 गारंटियां दी गई हैं, 5 गारंटी दी गई है कांग्रेस की तरफ से। गारंटी वर्सेस गारंटी इस चुनाव में तय हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश जब चुनाव पहुंचता है तो बड़ी चिंता होती है। पिछले कुछ समय में लगातार जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। शामिल होना भी चलिए अगर हम दरकिनार करें तो एक सोच से अलग हो रहे हैं। विचारधाराओं को बदलना बड़ा आसान नहीं होता। ये क्या संकट है कांग्रेस का? मुझे जितनी उम्मीद थी सारंग जी से थोड़ा सा मुझे निराशा हुई। पिछले 10 सालों में इन्होंने सरकार में रहकर एक युवा नेता के रूप में इमर्ज किया है अपने आप को, पर इतने छात्र और युवक यहाँ बैठे हैं, इनके भविष्य के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की। मैं कुछ प्रश्न खड़े करता हूँ अपोजिशन का लीडर होने के नाते कि प्रदेश में जो शिक्षा विभाग है इसमें 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं। मैं सबसे पहले रोजगार का विषय, चूंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा हो रही और देश के बारे में, तो थोड़े राज्य के मुद्दे इनके सामने रख दूं। ये राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। 1.25 लाख पद शिक्षा विभाग में खाली है, 80,000 पद स्वास्थ्य विभाग में खाली है, बैकलॉग के 28,000 पद खाली हैं। 2017 से सब इंस्पेक्टर की परीक्षा नहीं हुई है। जो हवलदार है वो टीआई के पद पर थानों में काम कर रहे हैं। इन्होंने पिछले सितंबर, जुलाई और अगस्त में 36,000 व्यावसायिक परीक्षा से इन्होंने नौकरियां निकाली। 5 लाख हमारे बेरोजगारों ने नौकरियों में अप्लाई किया। इनसे पूछो आज तक रिजल्ट क्यों नहीं खोला, कब खोलेंगे रिजल्ट? पटवारी की परीक्षा हुई, पूरा पर्चा लीक हो गया। आपको पता है ना कि व्यावसायिक शिक्षा में क्या हुआ मध्य प्रदेश के अंदर? आपको पता है ना, मैं विधानसभा का सदस्य था, मैंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री जी प्राथमिक पहला दिन था ये जब ये कांड उजागर हुआ, तो मैंने पूछा कि इसमें क्या गलतियां हुई हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा ये हमारे साथ विधानसभा में भैया बैठे थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रथम दृष्टया 1000 ऐसे लोग निकले हैं जिनको गलत तरीके से नौकरी दे दी गई, और बाद में जो परतें खुली हैं
आपको पता है कि मध्य प्रदेश की छवि पूरे देश में कितनी कलंकित हुई है। खबरें हौसलों के उड़ान, खबरें सकारात्मक दिशा की, खबरें जो है सबसे अलग, खबरें साहस और विश्वास की। गुड न्यूज मध्य प्रदेश हर सोमवार सुबह 9:15 से 9:30 तक सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, मध्य प्रदेश के बहुत सारे पदों की बात की, और ये वो आंकड़ा नहीं लेके आ पाए कि हमने 20 साल में कितने पद भरे। आप बहुत बातें कर रहे हैं, आप विधानसभा के सदस्य थे, मैंने कहा बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत विद्वान हैं मुकेश भाई मध्य प्रदेश की राजनीति में, पर ये जिस मंत्रिमंडल में दिग्विजय सिंह जी के साथ मंत्री थे, उस मंत्रिमंडल में लोगों को नौकरी नहीं दी गई। जो डेली वेजेस के थे उनको निकाल अलग दिया गया था कांग्रेस की सरकार में। ये हमें ना बताएं वो नौकरी की बातें, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हमने नौकरी भी दी है, हमने रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं, और मध्य प्रदेश में हर एक डिपार्टमेंट में जो योग्य लोग हैं उनको हमने नौकरी दी है। जहां तक जिन मुद्दों की इन्होंने बात की, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये व्यापम की बात कर रहे हैं, व्यापम को उजागर किसने किया? हमने किया, इन्होंने नहीं किया। हमारी सरकार में गलती हुई थी, हमने माना, उसकी जांच की, जो दोषी हैं उनको जेल गए, हमारे उस समय के मंत्री भी जेल गए, हमने निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की। जिन मुद्दों की ये बातें कर रहे हैं, ये मुद्दों को लेकर ये 3 चुनाव में जनता के बीच जा चुके हैं। ये नई बात नहीं, नई बात है ही नहीं इनके पास। हर बहस में, हर चुनाव में यही मुद्दे आते हैं और जनता से मुंह की खा के आते हैं और हमारी सरकार बनती है। यदि इतनी बातें कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, बताइए ये चुनाव में ये मुद्दे थे या नहीं? आपने व्यापम का मुद्दा उठाया, आपने बैकलॉग का मुद्दा उठाया, आपने रोजगार का मुद्दा उठाया, आपने हर यही आंकड़े उठाए। अरे जनता की अदालत में आप फेल हो चुके हो, यहाँ पर आकर दूरदर्शन के मंच पर झूठ फरेब कर रहे हैं। जी, ये मुद्दे कांग्रेस लेके गई जनता के बीच, लेकिन जनता का समर्थन नहीं मिला। रोजगार का मसला आपने उठाया, तो उस पर एक फैक्ट चेक ये भी देख लेते हैं कि आपके गठबंधन के साथियों के अलग अलग विचार हैं रोजगार को लेकर, और कैसे इतनी फिर संख्या में रोजगार उपलब्ध किया जाएगा। कांग्रेस कहती है केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर 30 लाख पदों पर भर्तियों का वादा करती है, जो खाली पड़े। आरजेडी कहती है हम 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा कर रहे हैं, वो अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी बिना आंकड़े के खाली पदों को भरने का वादा कर रही है, राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने का वादा कर रही है। तो जब एक गठबंधन 7 चुनाव लड़ रहा है तो रोजगार पे सबके अलग अलग विचार, तो इतनी संख्या में सर, करोड़ों में, मतलब अभी तो आप 1 करोड़ पे सवाल उठा रहे हैं, गठबंधन के मैनिफेस्टो को मिला दे तो ये 5-7 करोड़ हो जा रहा है। पाएंगे। जिस तरह के बयानबाजियां नेताओं की हो रही हैं और चुनाव जिस दौर में जा रहा है, वहां तो मुद्दे गायब हो रहे हैं, वहां तो मुद्दे कहीं दिखते नहीं हैं। जहां तक सवाल इस चुनाव का है, तो चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज को ये देखना चाहिए कि जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों का आम लोगों से ताल्लुक कितना है और वो आम लोगों को छू कितना रहा है। यदि 2 दौर के मतदान में मतदान का प्रतिशत गिरता है तो ये बड़ा मुद्दा है कि आखिर उनके जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, चुनाव कैंपेन चल रहा है, वो लोगों को आकर्षित क्यों नहीं कर रहा है कि वो मतदान का प्रतिशत बढ़े। जहां तक सवाल दोनों पार्टियों के मुद्दों का है, बेरोजगारी की बात है, मुझे ऐसा लगता है जितने चुनाव मैंने देखे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो हर चुनाव में उठते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि इन मुद्दों का कोई बहुत असर चुनाव पर नहीं होता, क्योंकि हर चुनाव में आपको बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ मिलेगा। पिछले चुनाव की तुलना में अगले चुनाव में वो बढ़ा हुआ होगा, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी चुनाव में यह वादा नहीं करती कि हम सरकार में आएंगे तो 5 साल में इसको जड़ से खत्म कर देंगे, तो ये नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि जो आपने कहा बेरोजगारी के सवाल पर आपने पूछा कि पॉलिसी क्या है आपकी, तो सवाल यहाँ पर यह है कि जब किन्हीं सवालों से आप जूझते हैं पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स, तो उनको ये आंकड़ों के बजाय अपनी नीतियां और कार्यक्रम बताना चाहिए। घोषणा पत्र इस बात के लिए नहीं होता कि क्या डोल आप बांटेंगे, क्या किसको देंगे,
घोषणा पत्र ये होता है कि आपकी नीतियां और कार्यक्रम क्या होंगे, और उन नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए जो मतदाता है वो तय करता है कि किसकी नीति जो है वो मेरे अपने हित में है, या वो किस पॉलिटिकल पार्टी की नीतियां कार्यक्रम ऐसे हैं जो इन समस्याओं को हल करने की दिशा में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नीतियों कार्यक्रमों के स्तर पर तो घोषणा पत्र कहीं किसी पार्टी के वो नजर नहीं आता। उसमें इस तरह की घोषणाएं हैं कि हम क्या देंगे, क्या करेंगे। दूसरी बात है जो एंटी इनकम्बेंसी की आपने की, तो पिछले मैं समझता हूं 3-4 दशक से हमारा जो अनुभव चुनाव का, एंटी इनकम्बेंसी मुहावरा जो हो इरिलेवेंट हो चुका है। बहुत सारे राज्य सरकारें जो है लगातार रिपीट होती रही हैं, चाहे उड़ीसा की देख लें, बंगाल की देख लें, मध्य प्रदेश में देखा, बिहार में देखा। तो एंटी इनकम्बेंसी तब होती है किसी भी सरकार के खिलाफ, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, यदि सरकारों का कामकाज खराब हो, जन विरोधी हो। और मेरा यह मानना है कि कोई भी सरकार, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार जो है वो जन विरोधी नहीं होती। परसेप्शन का सवाल होता है। एक को लगता है कि समाजवाद के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं, लोगों का विकास कर सकते हैं, एक को लगता है उदारवाद के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये नीतियों का जो फर्क है, नीतियों और कार्यक्रमों पर होनी चाहिए। और घोषणा पत्र को पॉलिटिकल पार्टी बड़ी गंभीरता से लेती है, बड़ी गंभीरता से उसको सामने रखती है, गंभीरता से जनता भी लेती है, क्योंकि जब घोषणा पत्र, न्याय क्या होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, वो रखना जरूरी है। यदि आप जो वादे कर रहे हैं उन वादों को पूरा कैसे करेंगे, उसकी स्पष्ट नीति की भी जरूरत है। जी देखिए, ये बहस चालू होने से पहले मुकेश जी ने ईवीएम पर एक छोटी सी टिप्पणी करी थी, तो उस पर मैं 2 सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहला कि कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तब ईवीएम को क्या हो गया था, और दूसरा ये सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है बैलेट पेपर पर, जो याचिका आई थी उस पर बैलेट पेपर पर स्विच करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट भी हैक हो गई है? मैंने बताइए। मैंने ईवीएम की प्रामाणिकता पे सवाल नहीं उठाया। मैंने ये कहा कि जितना दम, अहंकार और जितना अति आत्मविश्वास इनको है कि लोग कहां वोट डालेंगे, लोग कितनी सीटें जीतेंगे, इससे तो पता लगता है कि जैसे ये पूरी कोटि जनता के भीतर बैठ के जान चुके हैं कि कितनी सीटें मध्य प्रदेश में आएंगी। ये जरूरी है कि हर चुनाव में जितनी सीटें पहले इनकी आती रही, आने वाले चुनाव में भी आएंगी। अब ये कह रहा है 400 पार, 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे, वो कह रहा है 400 पार। जिस देश में ये जापान की मशीन है, वो अपने देश में उपयोग क्यों नहीं करते? दुनिया के किसी भी देश में चुनाव में, निर्वाचन में ईवीएम यूज क्यों नहीं की जा रही? आप सवाल नहीं उठा रहे, आपके नेता तो सवाल उठा रहे हैं, तो वो गलत है। मुझे आश्चर्य लग रहा है, आपने शुरुआत की ईवीएम की बात की और आप कह रहे मैं सवाल नहीं उठा रहा। युवा ने जो पूछा वो आप जवाब दे नहीं रहे हो। अरे मैंने आपके नेता दम और अभिमान पे सवाल उठाया, पर गाली दे रहे हैं। यदि ईवीएम हैक होती तो वायनाड से क्या राहुल गांधी जीत पाते? इस पर कोई जवाब देगा? क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन पाती? किस ट्वीट ने किया टॉप ट्रेंड? किस खबर ने किया देश की जनता को आकर्षित? किस सोशल मीडिया प्रयास ने डाला सकारात्मक प्रभाव? देखिए सोशल कनेक्ट हर मंगलवार सुबह 9:15 से 9:30 बजे तक सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। मेरा सवाल मुकेश नायक जी से है। जो जीतू पटवारी जी ने इमरती देवी जी को लेके एक भद्दी टिप्पणी करी है, अपने देश में मां शक्ति की पूजा करी जाती है, आप भी एक महिला पत्रकार हैं, मेरे हिसाब से जीतू पटवारी जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये उससे सहमत है कि नहीं कि ये भी उसी विचारधारा के? कांग्रेस कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, क्या आपको समाज को जात में बांटने का अधिकार है? देखिए, इन्होंने पूछा है जाति जनगणना के बारे में। इनकी अलाइंस पार्टी है बिहार में, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, की सरकार है बिहार में, उसने जाति जनगणना कराई, तब इन्होंने क्यों नहीं आपत्ति ली? जाति जनगणना का अर्थ यह है कि भारतवर्ष में कौन व्यक्ति आर्थिक सामाजिक रूप से कहां खड़ा है, ये स्थिति स्पष्ट हो जाए, ताकि हम आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक नीतियां बनाते समय हम सही बात को आइडेंटिफाई कर सके कि कौन व्यक्ति कितना गरीब है, कहां खड़ा है, किसकी जनसंख्या कितनी है। ये जातिवाद के लिए नहीं हो रहा है,
ये आर्थिक नियोजन के लिए और शासन की नीतियों के द्वारा अपनाई जाने वाली सही प्राथमिकताओं को हम कैसे तय करें, ये उसके लिए हो रहा है। मुकेश जी सवाल ये भी पीछे से आ रहे हैं कि 70 साल में क्यों नहीं जातिगत जनगणना याद आई? इसका जवाब आप दो, बाकी मैं सवाल और भी ले रही हूँ। चुनाव आता है तो आपको महाकाल बाबा की याद आ जाती है, चुनाव आते हैं तो आप गंगा जी में डुबकी लगा देते हो, आप उल्टी आरती उतारते हो, तो क्यों नहीं आएगा? आप एक तरफ बोलते मैं हिंदू हूं और हिंदू परंपराओं का आप यदि पालन नहीं करते तो बहुसंख्यक देश में ये बात उठेगी कि आपने राम मंदिर का विरोध क्यों किया। आप राम मंदिर के बनाने के जब बना शिलान्यास के कार्यक्रम में न्योता मिलने के बाद क्यों नहीं गए? आपने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र क्यों किया? यदि आप हिंदू हो तो बोलिए ना, ये मुद्दा क्यों नहीं उठेगा? ये पढ़े लिखों का देश है। आपने बोला अब ये पढ़े लिखों की यहाँ ये सदन नहीं बैठा हुआ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस कर रही है मुद्दों को। इसका उत्तर नहीं दिया कि बिहार में जातिगत जनगणना क्यों कराई, दिया इन्होंने उत्तर। इसका मुद्दा इनकी अलायंस पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है। कब वो मुद्दा यही तो आ रहा, आप अपनी स्पष्ट नीति बोलिए ना। आपने जहाँ पर आप अपनी राहुल गांधी ने बताइए क्यों कर रहे हैं जातिगत जनगणना कराने का, तो उनका क्या विचार है? क्या विचार है इस पे जातिगत जनगणना? और अगर पूछा जाए कि कांग्रेस इतने लंबे समय से सत्ता पे थी तो क्यों नहीं जातिगत जनगणना किया गया? देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं जो अलग अलग परिस्थितियों, समय और कालखंड में होते हैं। जब भारत में आज इतनी ज्यादा इकोनॉमिक इम्बैलेंस है, गैर बराबरी है कि किसके कारण है? इस देश में अधिकतर समय किसकी सरकार रही? आप कांग्रेस के समय खेल मंत्री थे, उस समय खेल और खिलाड़ियों की क्या दुर्दशा थी? कोई बेल लगा पड़ा था, आज तक वो बेल नहीं छूट पाया। हमारे हजारों खिलाड़ी नेशनल खेलने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं पा रहे थे। आज खेलों में जाके देखिए क्या हो रहा है। आज बच्चे नेशनल भी खेल रहे हैं, नौकरी भी पा रहे हैं। ये आपके खेल मंत्री होने के टाइम हम जैसे खिलाड़ी जो नेशनल खिलाड़ी थे वो सरकारी नौकरी नहीं पाए, उसका जवाब दीजिए आप। ये 18 साल से ये सरकार में है और मैं जब खेल मंत्री था उसकी बात पूछ रहे, 18 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे। ये 18 साल पहले मनमोहन सिंह ने क्या कहा था ये पूछ रहे, 1985 में राजीव गांधी ने क्या कहा था ये पूछ रहे। ये अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड और 18 साल का रिपोर्ट कार्ड ये क्यों नहीं देते? इन्होंने पूछा कि मैंने अपने समय में क्या किया। पहला मध्य प्रदेश राज्य था जिसने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नीति बनाई और मैंने 3 बार टीटी नगर स्टेडियम में खड़े होकर 3 बार 336 खिलाड़ियों को, उत्कृष्ट खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश के थे, उनको नौकरियां दी। 14 रुपए टीएडीए मिलता था एक दिन का विश्वविद्यालय के खिलाड़ी को और स्टेट के खिलाड़ी को 14 रुपए रोज। इनसे पूछो मैंने कितना किया। टीटी नगर स्टेडियम मैंने बनवाया, बाबेवाली स्टेडियम मैंने बनवाया, मध्य प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय के ग्राउंड है सारे मैंने बनवाए। और मेरे जमाने में जितना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बजट था उससे ज्यादा पैसों के, मेरे विधानसभा के प्रश्न में राज्य सरकार का जवाब है, उससे ज्यादा पैसों के इन्होंने होर्डिंग लगवा दी है मध्य प्रदेश में। मैं निवेदन टोटल बजट ये विषयांतर हो जाएगा। माननीय मुकेश नायक जी ने बजट की बात की तो मैं प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार जब तक रही मध्य प्रदेश में खेल का बजट केवल 2 करोड़ रुपए था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए किया है। ये आंकड़े हैं, ये बजट कह रहा है, विधानसभा के आंकड़े हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा। मैं बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, उसका उस समय के साधन संसाधन अलग होंगे, परंतु ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि अभी कुछ नहीं हुआ, हमने ही सब कुछ किया। मुद्दा यह है कि हमने 700 करोड़ रुपए का बजट खेलों में दिया है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है कि हम वर्ल्ड कप हारे तो पहला प्रधानमंत्री अपने प्रोटोकॉल को छोड़कर ड्रेसिंग रूम में गया और खिलाड़ियों का वर्धन किया। पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है कि रात में 2 बजे भी यदि कोई हिंदुस्तान का खिलाड़ी कहीं मेडल लेता है तो वो फोन पर उनको बधाई देते हैं। तो ये सोच का अंतर है। आपने सोचा ही नहीं कि खेल के लिए क्या करना है। सारंग जी, मेरा सवाल, आपने कहा कि ये जो लोकसभा का चुनाव है ये प्रो इनकम्बेंसी है, तो निश्चित रूप से लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी फिर से सत्ता में लौटें, लेकिन जो पहले 2 चरणों का मतदान प्रतिशत लगातार गिर रहा है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये भाजपा के खिलाफ है? ये तो रिजल्ट आने के बाद नहीं कहा, मैंने मैं यही बोल रहा हूँ, इसलिए प्रो कन्वेंसी ही है।
मेरा निवेदन यह है कि देखिए ये बात सही है और मैं इस बात को लेकर हम सबके लिए चिंता का विषय है कि लोकतांत्रिक देश में यदि किसी भी व्यक्ति को जो 18 साल का हो गया है उसको सबसे बड़ा अधिकार यदि लोकतंत्र में कुछ है तो वो वोट देने का है। पर यदि वो वोट देने नहीं जाता है तो ये हम हर राजनीतिक दल के लिए चिंता का विषय है, समाज के लिए चिंता का विषय है। पर देयर आर एन नंबर्स ऑफ मुझे लगता है कारण है। एक गर्मी भी एक बड़ा कारण हो सकता है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है मुझे लगता है, और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन भी लगातार कैंपेन चला रहा है। मुझे लगता है दूरदर्शन को भी और हम सबको भी ये कैंपेन चलाना चाहिए कि हर व्यक्ति जाए और वोट दे, वही तो उसका अधिकार है। जी हाँ, बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बड़ी एक चिंता का विषय है ये। अगर लोगों में थोड़ी भी अरुचि हो रही है या किसी भी कारण से अगर वो घर से नहीं निकल रहे। सभी को नमस्कार और दूरदर्शन को इस जनवाणी कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद। मेरा प्रश्न यह है कि पिछले कई वर्षों से सड़क, पानी, बिजली, बेरोजगारी, महंगाई आदि इन सभी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, किंतु क्या भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और इसके सरोकारों, मान्यताओं, परंपराओं और आदर्शों, संस्कारों और विश्वास की पुनर्स्थापना और पुनर्प्रतिष्ठा के लिए, इसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए कोई एक मुद्दा नहीं होना चाहिए चुनाव में? और कौन सी सरकार इसको अपना मुख्य मुद्दा बनाएगी चुनाव में? धन्यवाद। क्या आपके लिए ये मुद्दा है बड़ा? देश की संस्कृति को बचाना, देश के विश्वास को बचा के रखना, बिल्कुल, देश के सरोकारों को बचा के रखना, ये है उनका सवाल। अब जवाब दें सर। जी जी जी, देश की संस्कृति को बचाना, देश की परंपरा को बचाना, देश की अस्मिता को बचाना, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। आज है, आगे भी रहेगा और सदैव रहा है। देश में मुद्दा ये नहीं है कि धार्मिक आस्थाओं का दोहन करना, धर्म को राजनीति का औजार बनाना, आबादियों को बांटना, एक उग्र राष्ट्रवाद की परिकल्पना से असुरक्षा पैदा करना और एक ऐसा उत्प्रेरक देश में तैयार करना ताकि हम चुनाव जीत जाएं और मूलभूत जो देश की समस्याएं हैं, भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा, इस पे लोगों का ध्यान नहीं जाए, खेत खलिहान पर ध्यान न जाए, धरती के रंग जैसे किसान पर ध्यान न जाए, रोजगार पर ध्यान न जाए। ऐसे प्रश्न खड़े कर दो कि लोगों की आंखों के सामने धुंध पैदा हो जाए। बहुत जोरदार बात आज आपने दिव्य ज्ञान की बात की है मुकेश भाई ने। उग्र राष्ट्रवाद, वाह, ये नई टर्मिनोलॉजी कांग्रेस लेके आ गई। उग्र राष्ट्रवाद, तो भैया तो कौन सा, एक कोई छोटा राष्ट्रवाद भी होता है? एक ये कौन सा राष्ट्रवाद है? उग्र और शांत होता है। अरे भाई, दिक्कत तो यही आ रही है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है, संस्कृति की बात आती है तो उनको गुस्सा आता है। क्या है राष्ट्रीयता? इसी तरह इन्होंने अब देखिए, आप बोले थे, आप तो मुझे डांटने लगे थे। मुकेश जी, उनको अपनी बात कर लें। आप ही ने सवाल उठाया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पे, वो तो बताएंगे ना। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, यही सब तो इस देश को बेड़ागर कर दिया आपने। इस देश की संस्कृति को मिटाने का काम किया। आप बताइए ना, राम मंदिर के न्योते में आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? आप बताइए। आप तो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी को आप ले आए, जैसे इसके पहले रामचंद्र जी थे ही नहीं। मुकेश जी, सीधा सवाल है, कांग्रेस क्यों नहीं गई? मुकेश भाई, कांग्रेस न्योते के बाद क्यों नहीं गई? मुकेश भाई, मेरा सवाल जो पूछे उसका जवाब दीजिए सर। इधर उधर करेंगे तो फिर समय भी जा रहा है। उन्होंने एक सवाल आपसे किया, आप उसका जवाब दें। राम मंदिर के मसले पर जनता में एक सवाल है, लोगों में एक उम्मीद थी कि जिसको न्योता गया वो पहुंचेगा, चाहे राजनीतिक पार्टियों को ही। कांग्रेस का ना जाना लोगों के बीच एक सवाल है। ये सवाल क्यों गलत आपको लग रहा है? संविधान में लिखा है जाना जरूरी है, कोई कानून है। हमारी जब मर्जी होगी जाएंगे और जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? यही बस जनता सुनना चाहती है। आप ये मत बोलिए भाई कि राम को हम, अरे हमने तो यही बोल रहे हैं। राम को यदि आपने बोल दिया कि राम मंदिर हमने बनाया, हम नहीं बोल रहे। आपको तो राम मंदिर ट्रस्ट ने बनाया, उसने हमें भी न्योता दिया, आपको भी न्योता दिया। आप राम को चाहते तो आप राम को नमन करने चले जाते। आप तो जाते हो पोप को नमन करने। यदि पोप आते इस देश में तो कांग्रेस के सब लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते। गिरजा जी, राम मंदिर को लेकर देश में यदि इस देश में कोई मौलवी आता, जाकिर नायक बोलता है तो वो सही है भैया, पता है, पर रामलला के दर्शन नहीं करेंगे। गिरिजा जी, प्रभु राम की राम प्रतिष्ठा 22 जनवरी को एक बड़ा माहौल था
उसमें शामिल होने की बात थी। क्या आपको लगता है, अगर जनता के बीच ये सवाल है कि कांग्रेस अगर न्योता के बाद भी नहीं गई, तो क्या इस सवाल से इतना गुरेज होना चाहिए? मर्जी होगी तब जाएंगे। एकदम, आपने तो बताया कि आपकी मर्जी है। क्या ये किसी तरह का मुद्दा आपको लगता है जनता के बीच? मेरे ख्याल से ये सवाल जो है वो तब भी उठा था जब वो उन्होंने बहिष्कार की घोषणा की थी, और सवाल कई बार उठा है और कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से जवाब दिया है। मैं देख रहा हूं कि लगभग आधा घंटा से शायद ज्यादा वक्त हो गया, हम देश के नई सरकार को चुनने जा रहे हैं, और जिस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, मैं समझता हूं अब तक के उसका एक शब्द भी वो सुनने को मुझे नहीं मिला है। जिन मुद्दों पर बात हो रही है, यदि उन मुद्दों पर चुनाव यदि होता है तो फिर आम आदमी के सवाल और आम आदमी के विकास का क्या होगा, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। जहां तक सवाल चुनाव का है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि चुनाव का एजेंडा वो तय करे और उस एजेंडे पर चुनाव हो। ये एक समझ लीजिए कि इस चुनाव में भी जो एजेंडा मोदी जी ने सेट किया या बीजेपी ने सेट किया, लगभग चुनाव उसी मुद्दे पर केंद्रित होता जा रहा है। यदि कांग्रेस या दूसरे अपोजिशन पार्टीज जो हैं, जिन मुद्दों की बात करते रहे हैं वो लोग, चाहे वो जाति जनगणना का हो, चाहे वो वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन का हो, गरीबी अमीरी खाई पाटने की बात हो, वो मुद्दे, उन मुद्दों पर वो चुनाव को ला नहीं पा रही है। ये एक बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात ये है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या सांस्कृतिक विरासत की बात की गई। जिस संस्कृति की बात मैं सोचता हूं, मैं करता हूं, वो एक अलग संस्कृति है। आप देखेंगे कि हमारे पूरे देश में कितने नौजवान, कितने लोग थिएटर कर रहे हैं, रंगमंच कर रहे हैं, सिनेमा कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, साहित्य लिख रहे हैं। उसकी बात तो राजनीति में कहीं होती ही नहीं। यदि आप एक गणना करें तो हमारे पूरे जो ग्रामीण अंचल है, आदिवासी हैं, दूसरे वर्ग हैं, वहां घर में एक एक सदस्य जो है वो कलाकार है। वो संगीत में काम करता है, थिएटर में काम करता है, नृत्य करता है। उन तमाम लोगों के जो मुद्दे हैं वो संस्कृति का मुद्दा है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है। उस संस्कृति का मुद्दा जो है वो हमेशा हमारी राजनीति में, हमारे सत्ता में आखिरी पायदान पे होता है। जब अलग अलग वर्ग बनाए गए तो मैं उम्मीद कर रहा था पॉलिटिकल पार्टी से कि हमारे जो लगभग 1/3 आबादी जो कल्चरल एक्टिविटीज में जुड़ी हुई है, जो एक तरह से आप सोचें कि वो तमाम नौजवान जो छोटे छोटे शहरों से लेकर के महानगरों तक इन गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, वो कितना बड़ा योगदान इस समाज में वो अपना दे रहे हैं, उनकी चिंता दरअसल होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, जो चुनाव में तीसरे फेज में जो हम जा रहे हैं, तो वहां पर जो वोटिंग का प्रतिशत 1 और 2 चरण में कम हुआ है, उसको मैं समझता हूं लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। इस बात पर गौर करना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेन में, उनके मुद्दों में और लोगों से उनके जुड़ाव में, मतदाताओं के साथ उनके जुड़ाव में कहां कौन सी कमी रह गई कि ये चुनाव का प्रतिशत कम हो रहा है। क्योंकि आप लोगों से बात करिए तो ये बात आपको हर जगह नजर आएगी। पॉलिटिकल पार्टी में गिरिजा जी का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां विकास के मुद्दों से भटक रही हैं। देश प्रदेश की सप्ताह भर की गतिविधियां, राजनीति, खेल, मनोरंजन, संस्कृति, हर क्षेत्र में क्या रही प्रमुख घटनाएं, देखिए मध्य प्रदेश साप्ताहिकी हर रविवार दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक, सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। इस मंच पे भी लगातार हम बहस कर रहे हैं, तो विकास का नया रोड मैप या फिर 3.0 में क्या रहेगा? जब आपने मुझसे बात की तो मैंने बताया कि हमारा स्पष्ट है, मोदी की गारंटी, हमारा संकल्प 2024 वो इंगित करता है।
हमने मोदी की गारंटी है, जैसा मैंने कहा, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सबका विकास, सबका कल्याण, ये हमारा मुख्य मुद्दा है और मोदी की गारंटी इसी पर है। देश की संस्कृति की रक्षा, जो बहन ने बोला, उसका भी हमारा एजेंडा है, वो हमारा कमिटमेंट है, तो विकास भी हमारा कमिटमेंट है। इस देश के युवा को रोजगार मिले तो महिला को सम्मान मिले, ये मोदी की गारंटी है। शहर के विकास की मोदी की गारंटी है तो गांव के विकास की मोदी की गारंटी है। इस देश को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की यदि मोदी की गारंटी है तो विरासत से लेकर विकास तक की मोदी की गारंटी। तो हमारा तो स्पष्ट है मामला, हमारा देयर इज नो कंफ्यूजन, हमारा कोई कंफ्यूजन, हम जिस मुद्दे को लेकर पहला से चुनाव लड़ रहे थे वही मुद्दा हमारा आज है। पर ये बात गिरजा भैया ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम सबको ये विचार तो करना ही होगा कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है। मुकेश जी क्या कहना चाह रहे हैं आप, कहिए, क्योंकि के लिए नहीं, सबके लिए एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, उसके बाद फिर हम कुछ सवाल लेंगे क्योंकि आप लोगों को भी अपने अपने चुनाव प्रचार में निकलना, मैं समझ रही हूँ। एक विषय जो यहाँ पर रह गया है उसकी तरफ थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज पूरे भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन लागत थी वो आज 25,000 हो गई। आप देखिए पिछले 10 सालों में यूरिया, डीएपी, पोटास, सुपर फास्फेट और केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड्स, डीजल, पेट्रोल, कृषि उपकरण, जिस तरह से इसके दाम बढ़े उसके कारण किसान की उत्पादन लागत बढ़ गई है। और उसकी तुलना में जो एमएसपी के लिए पूरे भारत के किसानों ने आंदोलन किया था और आज भी जिसकी तरफ सरकार के लिए ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि आप एमएसपी पर कानून बनाएं और एमएसपी को इतना, आपने कहा था कि किसानों जो खेती को आय का धंधा बना देंगे, हम आय का व्यवसाय बना देंगे, दोगुनी कर देंगे इनकम, ये कहा था और कई सारी योजनाएं शुरुआत की। जवाब मुझे देना पड़ेगा, उनको देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना उसके पड़ेगा, बाद में सारंग जी सवाल मुकेश भाई लेंगे। ने फिर वो बात खेत की हो रही थी, खलिहान पर पहुंच गए, पर खलिहान पर पहुंचे तो मैं खलिहान का जवाब जरूर दे दूं। इन्होंने विकास की बात की, महंगाई की बात की, मैं चाहता नहीं था कि मैं ये बोलूं, पर अब मुकेश भाई को मैं बोलना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी मुद्दा उठाया, मैं भी उसको अब जिक्र करूंगा तो मुझे लगता है कि हमारी बात जनता तक पहुंचेगी। आपने महंगाई की बात की, मैं बताना चाहता हूं महंगाई दर 2014 में 8.33% थी, जो 2024 में घटकर 4.85 हुई मोदी जी की सरकार में। विकास दर की आप यदि बात करो तो आपकी जब सरकार थी, जब 4.4% की विकास दर थी, आज 7.6% की विकास दर है मोदी की सरकार में। आप खाद्यान्न उत्पादन की बात कर रहे हैं, 229 मिलियन टन आपके समय होता था, आज 309 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। आप विकास की बात करो, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जब आपकी सरकार थी तो केवल 91,287 किलोमीटर थी, आज वो बढ़कर 1,45,240 किलोमीटर हो गई है। आप बिजली उत्पादन की बात करो, पहले केवल 2,45,259 मेगावाट का देश में बिजली का उत्पादन होता था, आज 4,17,668 मेगावाट का उत्पादन होता था। आप इसके अलावा सर्विस सेक्टर की बात करो, आपके समय केवल 6 एम्स थे, मोदी की सरकार में आज 21 एम्स हैं देश भर में। आईआईएम की बात करें, आप बहुत युवाओं की बात कर रहे थे, आईआईएम की बात करें, आपके समय केवल 13 आईआईएम थे, आज बढ़कर 21 हो गए। आईआईटी की बात करें, आपके समय केवल 15 आईआईटी थी, हमने उसको बढ़ाकर 23 कर दिया है। आप यदि बात करें विश्वविद्यालय की, आपके समय केवल 399 विश्वविद्यालय थे, आज बढ़कर वो लगभग 789 विश्वविद्यालय हो गए। मेडिकल कॉलेज की यदि आप बात करो, आपके समय देश की आजादी के बाद और मनमोहन सिंह की सरकार तक इस देश में केवल 380 मेडिकल कॉलेज थे, मोदी की सरकार में जस्ट डबल हो गए, 642 मेडिकल कॉलेज हो गए। बेरोजगारी दर आप बहुत बातें कर रहे थे, कृषि पूछा आपने तो हर क्षेत्र के आंकड़े दे दिए। नहीं, मैंने महंगाई बात की, बेरोजगारी की बात, बहुत बातें कर रहे, बहुत इंटरेस्टिंग मंत्री थे बीएससी नर्सिंग, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा आंकड़ा दे रहा हूँ। इन्होंने बहुत ताली ठोक के बेरोजगारी की बात की। मुकेश भैया, आपके समय बेरोजगारी की दर थी 6.7%, आज घटकर 3.1% हो गई है। ये हम नहीं कह रहा, ये आंकड़ा कह रहा है। फिर मैं निवेदन करूंगा मुकेश भाई, अपना आकलन करिए, जबरदस्ती उंगली उठाकर प्रश्न नहीं हल होंगे। आपने कुछ नहीं किया, मोदी ने किया है। मुझे मालूम है आप भी मोदी को ही वोट दोगे, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ। आप काय के लिए बहस कर रहे हो यहाँ पर? मेरा सवाल कांग्रेस से है।
सर मैं इंदौर से हूँ और इंदौर में 13 मई को इलेक्शन है और वहाँ पे अक्षय बम जी जो कांग्रेस से लड़ रहे थे, उन्होंने अपना कुछ दिन पहले ही अपना नाम वापस लेके बीजेपी में वो शामिल हो गए। और ऐसा सिर्फ इंदौर में ही नहीं हुआ है, बहुत सारी जगह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग अपना नाम लेके बीजेपी में। मुकेश जी, कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेता जा रहे हैं, आपका कैंडिडेट ही चला गया बीच चुनाव में? सर देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, ये पूरी जो खतरनाक राजनीतिक संस्कृति और मूल्यविहीन राजनीतिक संस्कृति है, जिसमें जनतंत्र में जनता के वोट डालने के महत्व को ही इन लोगों ने गिरा दिया। मुझे एक चीज बताइए कि आगे की सीट पर कैलाश विजयवर्गीय बैठे, पीछे की सीट पर मेंदोला जी इनके एमएलए बैठे और ऐसे लेके जा रहा है फार्म वापस करवाने, जैसे महाभारत की लड़ाई में युद्ध जीतने के बाद कुरुक्षेत्र से पांडव जा रहे हो बाहर निकल के। खुद संभाल नहीं पा रहे घर, पड़ोसी को जबरदस्ती गाली दे रहे हो। खुद संभालो भैया अपना घर, हमें क्यों गाली दे रहे हो? आपने ठोका बजाया, आपके जीतू पटवारी जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब देखना बहुत खुश होंगे अंदरूनी जब मैं जीतू पटवारी पर बात करूंगा। तो जीतू पटवारी जी इंदौर का ही कैंडिडेट नहीं बचा पाए। मुकेश भाई, आप प्रदेश के अध्यक्ष होते तो मैं चुनौती के साथ कहता हूँ सागर का कैंडिडेट तो नहीं जाता। जो हुआ है उस पर बात करो ना, काल्पनिक बात क्यों कर रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। आप प्रदेश अध्यक्ष होते तो आपके जिले का कैंडिडेट तो नहीं बदलता। देखिए मैडम, मुख्य बात, जनता को क्या लालची समझते हैं? हर चीज फ्री देना चाहते हैं। मैं जनता कोई भी बड़ी पार्टी है, आप दोनों बड़ी पार्टियां हैं कि जनता को लालच से क्यों देना चाहते हैं? उनका वोट लालच देके क्यों ले रहे हैं आप? कौन ले रहा? दोनों पार्टी है। वो आप बोलते हो मैं 1 लाख साल का दूंगा, वो बोलते हैं हमें इतना दूंगा, वो आप बोलते हैं मैं इतना फ्री दूंगा। तो जनता को क्यों लालची? जवाब दीजिए मुकेश जी। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हमने देश में केवल 7.4 करोड़ गरीब बचे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि देश में केवल 7.4 करोड़ गरीब बचे हैं, तो फिर 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज क्यों दे रहे हैं जब गरीब बचे ही नहीं है? और दूसरा, मोहन यादव जी ये कह रहे हैं कि राम राज्य में फ्री में अनाज मिलता था, अब हमारे राज्य में अनाज मिलता है फ्री में। मोहन यादव जी, राम राज्य जब था तब आपके पास कोई राशन की दुकान थी क्या? है जो आप कह रहे हैं कि राम राज्य में फ्री अनाज मिलता था तो हमारे राज्य में मिलता था। राम राज्य के बारे में तो कहा नहीं कोई दरिद्र दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण ही न। जब उसी राम के मंदिर में गए नहीं, जब राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, उसी राम लला के दर्शन करने नहीं गए। और मैं एक बात और गिरजा भैया ने बहुत अच्छी बात बोली थी जो मेरे से स्लिप हुई है। ये बहुत गिरजा भैया ने बहुत पॉइंट बात की थी, पॉइंटेड बात की थी। ये जो राम मंदिर वाला मामला है, ये मुद्दा ये नहीं, ये कह रहे जब हमारा मन होगा, जब इन्होंने बहिष्कार किया। देखिए मुद्दा यह है कि इन्होंने राम का बहिष्कार किया। एक बार कांग्रेस ने गलती की थी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं हुआ, तो यहाँ पहुंचे हो, अब राम का बहिष्कार किया, क्या मालूम कहाँ पहुंचोगे। सर मेरा सवाल मुकेश जी से है, कल पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने राहुल जी को राहुल ऑन फायर बोला, तो क्या कांग्रेस का कनेक्शन दुश्मन देश से भी है क्या? एक काम कर लो, उन्हीं से जाके पूछ लो, क्योंकि हम क्या बताएं, हम क्या बताएं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जाके पूछ लो। मुकेश जी चुनाव में जो जो घट रहा है सोशल मीडिया इन बच्चों तक और सब कुछ पहुंचा देता है, तो सवाल तो होंगे। अच्छा, ये मोहन यादव जी के बयान का जिक्र करें, ये मेरे विधानसभा के बयान का जिक्र करें तो चलेगा, पर यदि इनके लिए कोई कुछ बोल दे तो कहेंगे कुछ नहीं है। देखो थोड़ा सा मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश भाई को थोड़ा सा आराम करना चाहिए। अब आगे किसी डिबेट में मत जाना, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। मुकेश जी आप थोड़ा आराम करो, आप जबरदस्ती इरिटेट हो रहा है, जवाब दो ना। आप बोलिए ना पाकिस्तान से कनेक्शन है या नहीं है, आप बोलिए ना। मुकेश जी, अगर राहुल गांधी विदेश जाके ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है, वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, और ये बहुत पहले का उनका बयान नहीं है, 2023 का है, तो सवाल तो ये किया जाएगा। आप सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, हिंदू मुसलमान करने का, भारत पाकिस्तान करने का। आखिर भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मुस्लिम लीग शुरुआत कौन कर रहा है? आप कोई अगर रेलेवेंट क्वेश्चन मुझसे पूछना हो, जो ये रेलेवेंट सवाल ही है मुकेश जी, जनता सवाल पूछेगी, आप उसको इरेलेवेंट नहीं कह सकते। किसानों के ऐसे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, वो मुद्दे भी हैं जिन्हें राजनीतिक पार्टी मुद्दा बना रही है, जनता उन्हें मुद्दा नहीं समझ रहा है।
हालांकि मुकेश जी ने पूरे तरीके से नकार दिया है। जब उनका ये कहना है कि ये मुद्दे ही नहीं है। पाकिस्तान परस्ती की बात करें, आप इस चुनाव दिग्विजय को सिंह जी, तो दिग्विजय सिंह से पूछो ना, अरे मुझसे ये काहे कोई बात पूछ थोड़ी रहे होती हैं? अरे आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, भाई आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस की तरफ से उनकी बात रखने आए के हैं। रूप में आए ना, तो मैं कांग्रेस दिग्विजय से सिंह का प्रवक्ता थोड़ी हूँ। ये गुटबाजी समझ में आ गई। कैसी बातें कर रहे हो आप? गिरिजा जी इस मंच पे जो दिग्विजय सिंह को इनका लेकर भी बस मुकेश चले। जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि तीसरे चरण का चुनाव ब्लॉकबस्टर माना जा रहा है, जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह चुनाव में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, शिवराज सिंह चौहान है। दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी करके उन्होंने बता दिया कि अंदरूनी कांग्रेस में क्या चल रहा है वो लगातार दिखाई दे रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। आपको ये चुनाव तीसरे चरण में क्या दिखता है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश की तीसरे चरण का चुनाव जो है वो दो चरणों में जो चुनाव हुए उससे कुछ अलग होगा मतदान की दृष्टि से, ऐसा मुझे नहीं लगता। जो मतदान का प्रतिशत दो चरणों में कम हुआ है, लगभग वैसे ही आसार तीसरे चरण में मिले किराए के। ये जरूर है कि तीसरे चरण जो है सबसे महत्वपूर्ण इस नाते है कि दो पूर्व मुख्यमंत्री इस चुनाव के मैदान में है, एक केंद्रीय मंत्री चुनाव के मैदान में है। दो चुनाव हुए उसमें वो गहमा गहमी इतने बड़े नेताओं की नहीं थी जो इस चुनाव में है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो चुनाव मैदान में होने के बावजूद यदि तीसरे चरण में वोटिंग कम होती है तो एक बात जरूर समझना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज का, उनके ग्रासरूट वर्कर का और ग्रासरूट वर्कर का उनके मतदाताओं से कनेक्ट कहीं से कम हो रहा है। एक सवाल जो हमारे श्रोता ने जो पूछा, बहुत रिलेवेंट सवाल है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि आप मुफ्त में कब तक कितना देते रहेंगे, क्या ये कहीं ना कहीं चुनाव के लिए प्रलोभन की स्थिति तो नहीं है? तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज को एक बार खुद सारी पॉलिटिकल पार्टीज को रिविजिट करना चाहिए कि लोगों को सशक्त बनाने के बजाय उनको आप मुफ्त में चीजें देने की जो नीति है उस पर आपको विचार करने की जरूरत है। अगर जनता इसको लेके सतर्क है और अगर वो ये सोच रही है कि राजनीतिक पार्टियां मुफ्त में देके जनता को क्या टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रही है, तो ये भी एक तरह से राजनीतिक पार्टियों के लिए एक संदेश है कि वो इसको हल्के में ना ले, कि वो अपने घोषणा पत्रों में कुछ लिख देंगे और जनता उससे खुश हो जाएगी। हमें ये लगता है तीसरा चरण मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम है। दो पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम ऐसे नेता इस पूरे चरण में शामिल हैं जो आने वाले समय में न सिर्फ मध्य प्रदेश की किस्मत लिखने वाले हैं बल्कि दिल्ली सरकार के भी लिखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका, सारंग जी आपका, गिरिजा जी आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा और तमाम लोग मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।